हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैजिकल स्टडीज़। मैं आपके लिए लाई हूँ साइंस पैडागोजी के 30 क्वेश्चंस। यहाँ पे है फुल पैकेज ऑफ बायो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का। आप इजीली साइंस पैडागोजी को समझ के और आराम से अपने टीचिंग एग्ज़ाम्स में, जो भी टीचिंग एग्ज़ाम्स आप देना चाहते हैं, उसके जितने भी साइंस रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे उनको आप सॉल्व कर पाएंगे। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। By which of the following strategy meaningful clarification of the concept of reflection of light can be given? मीन्स इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जिससे हमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मीन्स परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के बारे में पता चलता है, कॉन्सेप्ट के बारे में समझ आ जाता है। आस्किंग क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट, अगर हम बच्चे से क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस पूछेंगे तब हमें समझ आ जाएगा। एनिमेटेड वीडियो ऑन द कॉन्सेप्ट, अगर हम एक एनिमेटेड वीडियो दिखा देंगे रिफ्लेक्शन के परावर्तन के बारे में तब उसको समझ आ जाएगा। चार्ट शोइंग द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, या फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में एक चार्ट बना के उसको एक्सप्लेन कर देंगे, उससे समझ आएगा। या फिर ऑब्जर्विंग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन द वाइट पेपर स्क्रीन बाय लर्नर एंड ड्राइंग कंक्लूजन, या फिर उसको जब हम ऑब्जर्व करवाएंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को एक वाइट के पेपर के ऊपर बाय द लर्नर और ड्राइंग कंक्लूजन, और उससे फिर उसको पता चल जाएगा कि वो उसको ये दिखा है, मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वो देख पा रहा है कि नहीं देख पा रहा। तो इन चारों में से मोस्ट सुटेबल जो ऑप्शन है वो है ऑब्जर्विंग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन द वाइट पेपर, क्योंकि जब भी हम जैसे वाइट पेपर पे रिफ्लेक्शन, अगर हमें जैसे इसमें भी दिख रहा होगा कि वाइट पेपर पे जब हम रिफ्लेक्शन देखते हैं तो बच्चे को समझ पाएगा कि रिफ्लेक्शन क्या होता है और वो उसको ईजीली कॉन्सेप्ट उसका क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 पे अगर हम आ जाते हैं, वाई आर द फील्ड विजिट इंपॉर्टेंट इन साइंस, जब हम साइंस बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसमें फील्ड विजिट क्यों करवाई जाती हैं। फर्स्ट ऑप्शन, इट डेवलप्स द हैबिट ऑफ हार्ड वर्क अमंग द लर्नर्स, उससे बच्चे में हार्ड वर्क आ जाता है। इट प्रोवाइड्स द मेहनत करने के लिए वो प्रेरित रहता है। इट प्रोवाइड्स हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस टू द लर्नर, उससे जो है बच्चे को एक्सपीरियंस आ जाता है। सबसे बड़ी बात है अनुभव लेना, एक्सपीरियंस जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सबसे अच्छा लग रहा है। इट इज़ ईजी टू कंडक्ट, ये मतलब विजिट करवाना, कोई चीज़ दिखाना, मतलब फील्ड्स को भ्रमण करवाना ईजी लगता है, नहीं ऐसा भी कुछ नहीं होता। इट कलेक्ट्स द इंफॉर्मेशन ऑफ साइंस, इससे साइंस की इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा सकती है भ्रमण से, तो ऐसा भी नहीं है। सबसे सूटेड है कि इन एक्सपीरियंस बच्चे का गेन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 63 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज़ फॉर लर्नर सेंटर्ड असेसमेंट, इसमें से लर्नर सेंटर्ड असेसमेंट मतलब जैसे हम बच्चे को, अगर हम बच्चे की लर्नर सेंटर्ड एक स्टूडेंट की असेसमेंट, आकलन करना चाह रहे हैं स्टूडेंट का कि उसको कितनी लर्निंग हुई है, क्या उसको आता है, तो उसके लिए हम जब कौन कौन से टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं। पोर्टफोलियो देख सकते हैं उसका। पोर्टफोलियो एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें बच्चे की सारी अचीवमेंट्स और उपलब्धियों के बारे में दिया गया होता है। कॉन्सेप्ट मैपिंग, जब एक टीचर या कोई भी एक मतलब जो भी अध्यापिका है जो पढ़ा रही हैं उनको, वो जब कॉन्सेप्ट मैपिंग करती हैं, उसमें क्या कॉन्सेप्ट मैपिंग में क्या किया जाता है कि जो भी बच्चे के जो विचार होते हैं वो सेंटर में, जैसे कोई भी एक कॉन्सेप्ट पे हर बच्चे से थोड़े थोड़े विचार लिए जाते हैं और उससे फिर वो कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया जाता है कि इसने ये बताया था, इसने ये बताया था, स्टूडेंट ए ये इसके विचार ये थे, और हर बच्चे के विचार जो है इसमें पता चल जाते हैं। तो कॉन्सेप्ट मैपिंग से भी जो है वो आकलन बच्चे का किया जा सकता है। पेपर पेंसिल टेस्ट, पेपर पेंसिल टेस्ट हम ये कहते हैं कि जो पेपर जब बच्चा खुद क्वेश्चंस रीड करता है और उसके जो आंसर है वो लिखता है अपने आप, तो जैसे वो कोई भी इन्वेंट्रीज जो होती हैं या क्वेश्चन आंसर जो पेपर जो होता है उससे भी ये उसको भी कह सकते हैं पेपर पेंसिल टेस्ट। तो इसमें भी जो बच्चा होता है अपने आप क्वेश्चंस पढ़ के उसके आंसर करता है, तो उससे जो होता है ये भी एक आकलन का ही तरीका है। तो हम ये कह सकते हैं ए। और ये जर्नल राइटिंग में एक किसी एक चीज़ कॉन्सेप्ट के ऊपर बच्चे का लिखा जाता है, तो इससे ही ये जो होता है ये इस जर्नल राइटिंग से असेसमेंट का कोई लेना देना नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए, बी एंड सी मीन्स ए, बी एंड सी, ए, बी एंड सॉरी इसमें आ जाएगा ए, पेपर पेंसिल ए, बी एंड सी आना चाहिए था, बट इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा ए, बी, सी, इसमें ऑप्शन दे रखे हैं आपके बी, सी एंड डी। मतलब पोर्टफोलियो तो ज़रूर आएगा, ए, बी एंड डी। जनरल राइटिंग,
पेपर पेंसिल टेस्ट इसने इंक्लूड नहीं कर रखा है यहाँ पे। चलो कोई बात नहीं, पर पेपर पेंसिल टेस्ट को हम एक्सक्लूड करके A, B एंड D कर देते हैं, क्योंकि इसमें ऑप्शन नहीं है ऐसा। 64 पे अगर हम आ जाते हैं, असेसमेंट एज अ लर्निंग। असेसमेंट एज लर्निंग इन द साइंस मीन्स, जब हम असेसमेंट करते हैं, आकलन बच्चे का करते हैं ताकि हमें एज अ लर्निंग, हमारी लर्निंग हो जाए, तब अब देखो अगर आप एग्ज़ाम में गए हैं और आपको अपनी लर्निंग करनी है, तो आप एग्ज़ाम में तो समेटिव और फॉर्मेटिव असेसमेंट में तो एग्ज़ाम होता है और उसमें आप लर्निंग नहीं कर पाएंगे, जो आपको आता है सिर्फ वही लिख पाएंगे। एक और ये टर्म असेसमेंट में भी यही होता है जो हमारे यूटी टेस्ट होते हैं। बट एक सेल्फ असेसमेंट ही ऐसा है जिसमें आपका आकलन जो है एज अ लर्निंग, कि आप लर्निंग की तरह अपना आकलन कर पा रहे हैं, कि सेल्फ अपना असेसमेंट करके देख रहे हैं, और उसके बाद आपकी जो भी कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर नहीं होंगे, आप अपना वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर पाएंगे। तो सेल्फ असेसमेंट को असेसमेंट एज अ लर्निंग कहते हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग, अगर यहाँ पे फॉर होता असेसमेंट फॉर लर्निंग, तो उसमें आपके समेटिव या फॉर्मेटिव के भी ऑप्शन ठीक रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 पे अगर आप आ जाते हैं, तो ये अमृता इज ट्राइंग टू सेट अप एन इलेक्ट्रिक सर्किट and she runs short of connecting wires. Which of the following material can she use to complete the circuit? अमृता जो है वो इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो सेटअप करने की कोशिश कर रही है, एंड शी रन्स शॉर्ट ऑफ कनेक्टिंग वायर्स। उसकी जो वायर्स हैं, जैसे एक इलेक्ट्रिक सर्किट जब बनाया जाता है तब उसमें क्या होता है कि उसकी जो वायर्स हैं वो थोड़ी सी छोटी रह गई है। अब इस सर्किट को कंप्लीट करने के लिए उस कौन सा वो यूज़ करें, इनमें से ऑप्शन, रबड़ वायर्स ले, थिक थ्रेड ले ले एक, या स्टील की वायर ले ले, या ग्लास की रॉड ले ले। तो इसमें जो है वो ले सकती है स्टील की वायर, क्योंकि जो रबड़ पाइप हैं या फिर थिक थ्रेड है, वो सारे जो होते हैं इसमें ये इंसुलेटर है। ग्लास का रॉड भी, थिक वायर भी और रबड़ भी, ये सारे इंसुलेटर हैं, तो इसमें करंट पास ही नहीं होगा। सिर्फ एक स्टील जो है वो ऐसा है जो कंडक्टर है जिसमें से स्टील पास हो सकते हैं, जिसमें करंट पास हो सकता है, तो स्टील वायर इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 65 पे अगर हम आ जाते हैं, 66 पे। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। अ कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म्स इरेक्ट एज वेल एज इन्वर्टेड इमेज। अगर हम आइडेंटिफाई करते हैं इनमें से कौन सी करेक्ट है, कि जो कॉन्वेक्स मिरर जो होता है, कॉन्वेक्स मिरर को हम कहते हैं उत्तल दर्पण से सीधी और उल्टी दोनों तरह की इमेज बनती है। एक कॉनकेव मतलब अवतल दर्पण, इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ अवतल दर्पण। जो अवतल दर्पण होता है उससे ऑलवेज फॉर्म्स एन इरेक्ट इमेज, उससे हमेशा सीधी इमेज बनती है। एक कॉनकेव मिरर फॉर्म्स एन इरेक्ट एज वेल एज इन्वर्टेड। जो कॉनकेव मिरर होता है उससे हमेशा इन्वर्टेड बनती है, और कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स एन इन्वर्टेड मिरर, इससे जो है उल्टी बनती है क्या सीधी बनती है। मतलब इसमें सिर्फ कन्फ्यूज़न ये कर रखा है कि इसमें सीधी किससे बनती है और उल्टी किससे बनती है। तो आप ये देखेंगे सिर्फ कॉन्वेक्स मिरर ही ऐसा होता है जिससे सीधी इमेज से, जिससे कॉन्वेक्स मिरर से सीधी इमेज बनती है। कॉन्वेक्स मिरर से हमेशा सीधी इमेज बनती है, और कॉनकेव मिरर से उल्टी और सीधी दोनों तरह की इमेज बनाई जा सकती है। तो कॉनकेव मिरर फॉर्म्स एन इन्वर्टेड इमेज, मीन्स ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 67, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज फाउंड इन द आंट्स स्टिंग। मतलब जो एक चींटी के स्टिंग में, डंक में किस तरह का एसिड पाया जाता है? एसिटिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, फॉर्मिक एसिड एंड ऑक्सैलिक एसिड। तो इसमें सिंपल सा एक फॉर्मिक अम्ल जो है वो पाया जाता है, ये हम याद भी कर सकते हैं। इससे जो इरिटेशन होती है थोड़ी थोड़ी, इससे जब आंट हमें काटती है तो थोड़ी इरिटेशन जो होती है वो फॉर्मिक एसिड की वजह से होती है। क्वेश्चन नंबर 68 क्या कह रहा है कि 3.8 किलोग्राम ऑफ फ्यूल इज़ कम्प्लीटली बर्न टू गिव ऑफ इतना जूल ऑफ एनर्जी। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल इज इन स्टैंडर्ड यूनिट इज़। स्टैंडर्ड यूनिट, देखो कैलोरीफिक वैल्यू की स्टैंडर्ड यूनिट हमने लास्ट जो पेपर हमने किया था सॉल्व उसमें भी दिखाई थी कि किलो जूल पर किलोग्राम होती है। अब किलो जूल पर किलोग्राम होती है, देखो इसमें जूल दे रखी है, इसमें किलो जूल में नहीं दे रखी है, और ये किलोग्राम में है। तो इस सबसे पहले हमें इसको कन्वर्ट कर लेना है
किलो जूल में। और फिर जो यूनिट इसके निकल के आएगी, क्योंकि 1 किलोग्राम से जितनी इसको एनर्जी मिलती है उसको हम कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। पर हमारे पास हमारे है 3.7 किलोग्राम। 3.7 किलोग्राम से 1.665 इंटू 10⁻8 8 जूल एनर्जी हमें मिल रही है। ओके, अब हमें चाहिए 1 किलोग्राम से, ताकि इसकी कैलोरीफिक वैल्यू स्टैंडर्ड यूनिट में निकाली जा सके। 1.665 इंटू 10⁻8 बाय 3.7। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सबसे पहले आप 10⁻3 नीचे लगा के इसको पहले किलो जूल में कन्वर्ट कर ले। अभी ये जूल में है, इसको किलो जूल में अगर हम कन्वर्ट कर लेंगे तो इसके आ जाएगी पावर 5। ओके, और इसको इनका आप डिवाइड करके देखेंगे, इसको भाग दे के आपस में देखेंगे, तब आपका आंसर आ जाएगा 45,000। ये किलो जूल में आपका डिवाइड करने के बाद आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69। मायरा साइकल्स टू अ फ्रेंड्स हाउस 5 किलोमीटर अवे टू द डिलीवर अ पैकेट and she goes at the speed of 12 kilometer and she returns at the speed of 8 kilometer. her average speed, इसकी औसत जो है वो चाल निकालनी है। औसत चाल के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है कि एक गर्ल है, वो इतने अपने फ्रेंड के पास गई है एक पार्सल देने, फिर वापस आई है। तो जब जाते वक्त उसकी जो दूरी थी वो थी 12 किलोमीटर पर आवर और आते वक्त उसकी है 8 किलोमीटर पर आवर। अब इन दोनों की एवरेज निकालने के लिए, एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी के लिए आपकी जो फॉर्मूला होता है वो टोटल डिस्टेंस d1 + d2 बाय टोटल टाइम t1 + t2। हम इस तरह से हम ये कह सकते हैं, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? टोटल डिस्टेंस हमारे पास है वही सेम 5 किलोमीटर है। ये 5 किलोमीटर गई थी, वापस भी 5 किलोमीटर आई है। और T1 जो है वो T1 हमारे पास अभी है नहीं, तो T1 निकालने के लिए आप वेलोसिटी के फार्मूले को ही थोड़ा सा ऑल्टर कर देंगे। v = d/t होता है, ठीक है। हमें टाइम लगाना है तो टाइम यहाँ पे होना चाहिए और v यहाँ होना चाहिए। तो हम इसको टाइम को चेंज करके हमने कर दिया d/v + d/v, मतलब v1, ये तो v1 वाले हो गए, ये v2 वाले हो गए। ओके, अब इसकी फार्मूला इसको अंदर प्लेस कर देंगे, इसका प्लेसिंग कर देंगे। उसके बाद d1 डिस्टेंस इज़ 5 और v1 उस टाइम थी हमारी 12 किलोमीटर पर आवर और इसकी हमारा था 5 और इसकी उस टाइम वापस आते वक्त थी 8 किलोमीटर पर आवर। तो इस फॉर्मूले को जब आप सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट द आंसर 9.6 किलोमीटर पर आवर। आई थिंक मुझे आपको सॉल्व करके दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना आप इंटेलिजेंट हैं कि आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। 10 और इसका एलसीएम लेके आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो इजीली आपका आंसर, उसको जो नीचे आएगा उसको ऊपर ले जाएंगे और फिर इसको नीचे को क्रॉस मल्टीप्लाई करके, मतलब क्रॉस काट के इसको, और आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 670 पे अगर हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कंटेन्स ओनली द यूनिट्स ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस। मतलब डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए कौन से ग्रुप में, मतलब ऐसी यूनिट हैं जो सिर्फ डिस्टेंस को ही मेज़र करती है, दूरी को नापने वाली कौन कौन सी इकाइयां हैं, उन इकाइयों को हमें बताना है हमें। तो सबसे पहले है मीटर, हर्ट्ज़, क्यूबिट। देखो हर्ट्ज़ जो होती है फ्रीक्वेंसी को नापती है, मतलब टाइम पता चलता है कि कितनी देर बाद कुछ हो रहा है। या लाइट ईयर, ये भी टाइम के लिए आ गया। इस वाले में ऑप्शन में देखते हैं, लाइट ईयर बता दिया, ईयर टाइम के लिए आ गया। लाइट ईयर तो डिस्टेंस के लिए ही है। हर्ट्ज़ इसमें था, ये जो गलत ऑप्शन था ना, इसमें हर्ट्ज़ गलत ऑप्शन है, इसमें भी हर्ट्ज़ गलत ऑप्शन है, इसमें ईयर गलत ऑप्शन है, और इसमें क्यूबिट, मीटर और लाइट ईयर। देखो क्यूबिट आपको नहीं पता हो तो मैं बता देती हूँ कि क्यूबिट जो है वो पुराने समय में, एंशिएंट टाइम में हम डिस्टेंस, दूरी को नापने के लिए यूज़ करते थे। लाइट ईयर जो होती है वो मतलब एस्ट्रोलॉजिकल डिस्टेंस, मतलब जब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है, 10⁻16 मीटर के बराबर होता है एक लाइट ईयर। तो इतना बड़ा मतलब होता है इसका डिस्टेंस, एक लाइट ईयर को इतने मीटर के बराबर मानते हैं। तो ये क्यूबिट, मीटर और लाइट ईयर तीनों जो है वो डिस्टेंस की ही यूनिट है। क्वेश्चन नंबर 71 पे अगर हम आ जाते हैं तो ये समीर रोल्स हिज मार्बल ऑन 3 डिफरेंट सरफेस स्प्रेड आउट ऑन अ फ्लोर एंड उसके जो देखो समीर ने अपने जो एक कंचे हैं वो उसने 3 सरफेसेस पे डाले हैं, टॉट सेलोफेन शीट्स के ऊपर, कारपेट के ऊपर एंड द न्यूज़पेपर के ऊपर। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द मार्बल
एक्टिंग ऑन द मार्बल इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, अब देखो हमारे पास 3 तरह के सरफेस हैं। सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन कौन से सरफेस पे होगा? घर्षण बोलते हैं हम फ्रिक्शन को। तो अब ये जो सबसे ज़्यादा घर्षण जो है वो कौन से सरफेस पे होगा, हमें ये देखना है। देखो सबसे ज़्यादा जो रफ सरफेस है वो मुझे लग रहा है कारपेट का। सबसे ज़्यादा घर्षण होना चाहिए कारपेट के ऊपर, क्योंकि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने हैं, तो इसलिए सबसे ज़्यादा देख लेते हैं। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द मार्बल इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सबसे लास्ट में कारपेट आना चाहिए। देखो लास्ट में कारपेट आ रहा है इन दोनों ऑप्शंस में। उसके बाद उससे थोड़ा सा ठीक लग रहा है हमारा न्यूज़पेपर। इससे पहले न्यूज़पेपर होना चाहिए, ये इस वाले ऑप्शन में है। देखो उसके बाद हमारा आ रहा है कि सेलोफिन शीट्स। जो सेलोफिन शीट्स तो बहुत ही सॉफ्ट, मतलब बहुत ही स्मूथ होती हैं। इसमें जो फ्रिक्शन होता है, घर्षण जो होता है, बिल्कुल बहुत ही कम मिलता है। तो सेलोफिन शीट्स जो है वो सबसे कम फ्रिक्शन पैदा करेंगी। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा फॉर क्वेश्चन नंबर 71 के लिए। तो इस तरह से हम ढूंढ सकते हैं अपना क्वेश्चन, सही ऑप्शन को चूज़ करने का सही तरीका आप इस तरह से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 क्या कह रहा है कि एन object is moving linearly with the uniform velocity. If the time is represented along x-axis, then which of the following statement is correct? कि उसने कहा है कि हमने जो उसकी स्पीड ली है, देखो हम एक हम एक ग्राफ बनाते हैं, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। ये कह रहा है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है और द टाइम इज़ रिप्रेजेंटेड अलॉन्ग एक्स एक्सिस। यहाँ पे टाइम ही लेना है, एक्स एक्सिस पे टाइम ही लेना है। एंड देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट? वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना, हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ नहीं बनाना। अगर हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ ये डी होता, यहाँ पर वी है पर, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है तो ये जो लाइन होती है इस तरह से लीनियरली आती है, बट इसने वेलोसिटी बोला है तो वेलोसिटी यहाँ पे। अब वो कह रहा है कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ मोशन विल बी द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हो सकती है, देखो अगर हमने एक वेलोसिटी ली है, यहाँ पे वो कह रहा है सेम लीनियर वेलोसिटी से चल रही है। यहाँ पे 0 था, यहाँ पे कुछ समथिंग कुछ 5 और ये 10 कुछ भी हो सकता है, तो 10 किलोमीटर पर आवर से ये चल रही है सेम स्पीड से। तो और टाइम तो बढ़ेगा ही, डिस्टेंस भी बढ़ेगा, टाइम भी बढ़ेगा, पर वेलोसिटी नहीं बढ़ रही, तो वेलोसिटी हमेशा सेम ही रह रही है। तो यस, यही आंसर हमारा निकल के आ गया कि द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द मोशन विल बी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस जा रही है क्योंकि वो बढ़ी नहीं रही, ना तो ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, सेम स्ट्रेट लाइन पे रह रही है। तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 73 पे अगर हम बात करते हैं, वो कह रहा है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बाय प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम। कौन सा जो है वो पेट्रोलियम का बाय प्रोडक्ट नहीं है? देखो पेट्रोलियम को हम क्रूड ऑयल मानते हैं, कच्चा तेल हम इसको मानते हैं, क्रूड ऑयल और कच्चा तेल। ओके, तो अब ये कच्चा तेल जो होता है उससे हमें क्या क्या मिलता है जब हम उसको रिफाइन करते हैं, उसको बाय प्रोडक्ट्स जब हम उसकी वो जब हम उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जब हम उसका करते हैं तो क्या क्या हमें मिलता है? ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल मिलती है, पैराफिन वैक्स भी मिलती है और ब्यूटुमेन भी मिलता है, बट ये कोक जो होता है ये नहीं मिलता हमें। तो इसके आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का एक बार पता होना चाहिए कि जो पेट्रोलियम जो होता है वो कच्चा तेल की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद लास्ट में कोक हमें नहीं मिलता है, कोयला जो है वो नहीं मिलता है। क्वेश्चन नंबर 74 अगर आपसे डिस्कस करा जाए कि अमन कीप्स अ प्लास्टिक बॉटल, अ वुडन स्पून और द मेटालिक स्पून इन द क्लोज्ड रूम ओवरनाइट। द रूम टेम्परेचर इज़ 30 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, 3 तरह की चम्मच उसने कमरे में रखी हुई हैं, उस कमरे का जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेल्सियस है। इन द मॉर्निंग ही रिकॉर्ड्स द टेम्परेचर ऑफ द 3 ऑब्जेक्ट्स एज T1, T2 एंड T3। फिर उसने वो तीनों चम्मच उठा ली, जो एक स्टील की बनी थी, एक वुड की बनी थी और एक प्लास्टिक की बनी थी। मेटल मतलब कोई भी मेटल हो सकता है, स्टील भी हो सकती है। तो तीनों चम्मच उठा ली, उसने चेक करा कि कौन सा जो है वो टेम्परेचर सबसे ज़्यादा गर्म, ठंडा या कैसा है। तो आप देखेंगे कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि वुडन जो है सबसे ज़्यादा गर्म होगी और मेटलिक जो है सबसे ठंडी होगी और प्लास्टिक इसके बीच में आ जाएगी, पर ऐसा नहीं है ऑप्शन, क्योंकि ये जो आप ये देखना कि जब भी जो हीटिंग का जो ट्रांसफ़र होता है वो होता है अगर चीज़ें गर्म होती हैं तो ठंडी होती हैं, मतलब ठंडी चीज़ें, मतलब टेम्परेचर अगर चेंज हो रहा है
तब कहीं ना कहीं उसकी जो हीटिंग रहती है वो ट्रांसफ़र होती है। बट यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, मतलब टेम्परेचर जो है वो 30 डिग्री सेल्सियस ही रहा है। तब इसमें हम ये नहीं कह सकते कि इसका जो टेम्परेचर होगा वो कम ज़्यादा होगा। तो ये सारे जो ऑप्शंस हैं वो गलत ऑप्शंस हैं। सिर्फ T1 T2 एंड 3 जो है T3 ये सारे इक्वल मिलेंगे, क्योंकि टेम्परेचर कहीं चेंज ही नहीं हुआ। मतलब ट्रांसफ़र ऑफ हीट कैसे होगी, जैसे आपने कन्वेक्शन, कंडक्शन और रेडिएशन तीनों के जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे उसमें यही बताया जाता है कि ट्रांसफ़र ऑफ हीट होती है, बट चेंज इन टेम्परेचर होना तो चाहिए। यहाँ तो टेम्परेचर चेंज हो ही नहीं रहा है, 30 डिग्री सेल्सियस ही आपका एक रूम टेम्परेचर मेंटेन रहा है, तो वो तीनों जो है वो सेम टेम्परेचर पे मिलेंगी। तो क्वेश्चन इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। 75 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस, कि इनमें से कौन सा अपने आप खाना बनाने वाला एक ऑर्गेनिज्म है। वायरस अपने आप खाना नहीं बनाते, ये पैरासिटिक होते हैं। फंजाई भी ये भी नहीं बनाती अपने आप खाना। एल्गी बना सकते हैं और राइजोबियम नहीं बना सकते। ये भी हेट्रोट्रॉफिक के होते हैं, ठीक है। तो एल्गी जो है वो अपना खाना, शैवाल हम इसको बोलते हैं, तो शैवाल अपना खाना खुद बनाते हैं क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है और ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर हेल्प पोलर बियर अडेप्ट इन द एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन। एक पोलर बियर के पास ऐसी कौन कौन सी, क्योंकि जो ठंड में जो हमारे भालू जो मिलते हैं आपको, वो ऐसे उनके पास कौन सी फीचर्स हैं, कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स हैं जिससे वो इतनी एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में भी रह सकते हैं। उनके अंदर स्मेल होती है, स्मेल से तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। फ्लैट फीट होते हैं या लेयर ऑफ फर होती है, लेयर ऑफ फर से ठीक है फ़र्क पड़ेगा। और देखते हैं ऑप्शन, वाइट फर्स होते हैं, फ्लैट फीट होते हैं, फ्लैट फीट से भी चलने में फ़र्क पड़ेगा पर उसको ठंड से नहीं बचाएंगे वो। अंडर फैट अंडर स्किन, हाँ फैट अंडर स्किन हो सकता है, बट बाकी जो ऑप्शन है वो गलत है। और देखते हैं वाइट फर होते हैं, लॉन्ग कर्व्ड शार्प क्लॉव्स होते हैं, क्लॉव से भी नहीं फ़र्क पड़ेगा। फैट अंडर स्किन, हाँ फैट अंडर स्किन होते हैं, तो ये ऑप्शन गलत आ गया था, इसलिए ये भी ठीक नहीं जाएगा। वाइट फर होते हैं उसके अंदर, फ्लैट फीट और द लेयर ऑफ फर होती है। देखो फ्लैट फीट और वाइट फर, ये ऑप्शन फिर भी आप, क्योंकि आप देख रहे हो कि वाइट फर, फ्लैट फीट और लेयर ऑफ फर जो है वो खाली ये लेयर ऑफ फर, मतलब इन सब में से अगर आप देखें कि सबसे सूटेबल कौन सा लग रहा है, आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सबसे सूटेबल लग रहा है। क्योंकि इसमें जो है वो फर दे दिए जिससे उसको गर्मी ठंड ना लगे, फ्लैट फीट जिस पे वो बर्फ़ पे चल पाए, और फैट अंडर द स्किन दे दी, उससे जो है वो फैट जो है वो उसकी स्किन से, मतलब फैट बहुत ज़्यादा है उसकी स्किन के अंदर, इसीलिए वो ठंड से बच पाएगा। तो आपको करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना होता है ना अगर, तो आप बाकी सारे ऑप्शंस देखकर भी एक ऑप्शन को उठा सकते हैं, करेक्ट ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 पे अगर आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स आर द प्रेजेंट इन मिल्क। मिल्क के अंदर क्या क्या होता है, देखो प्रोटीन होते हैं, आयरन्स नहीं होते हैं उनके अंदर। प्रोटीन, कैल्शियम होता है, विटामिन डी होता है, ये ऑप्शन ठीक लग रहा है। देखो विटामिन सी भी नहीं होता, बाकी नीचे देख लेते हैं कि कुछ ऐसा ऑप्शन तो नहीं रह गया कि जो गलत, जो सही हो सकता था। देखो विटामिन सी नहीं होता बिल्कुल भी, और विटामिन सी इसमें भी नहीं होता, ठीक है। तो हमारा थोड़ा सा जो थोड़ा सा जो कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है वो ऑप्शन नंबर ए और 2 में हो सकती है। पर आपको देखना है कि कैल्शियम तो हमें सुनते ही हैं कि सुबह, मतलब बचपन से सुनते आ रहे हैं कि दूध पियो कैल्शियम मिलता है, तो ये कैल्शियम वाला तो छोड़ना ही नहीं ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही लग रहा है। 78 पे अगर हम आ जाते हैं, ये कह रहा है द नॉन मेटल यूज्ड इन द पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन अप्लाइड ऑन अ वुंड एज सेप्टिक एज एंटीसेप्टिक एज, मतलब ऐसा जो पर्पल कलर का जो सॉल्यूशन आप कहते हो वो लाल दवाई लगाते हैं, तो लाल दवाई जो होती है वो आयोडीन से बनी होती है। ये आपको याद ही रखना है कि आयोडीन की जो दवाई होती है वो एंटीसेप्टिक होती है और पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन होता है। 79, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्ड्स एयर इज़ इनकरेक्ट। अगर हम एयर की बात करते हैं तो कौन सा स्टेटमेंट एयर के लिए इनकरेक्ट है, करेक्ट नहीं है पूछ रहा है वो, इनकरेक्ट पूछ रहा है। एयर ऑक्यूपाई स्पेस, एयर में स्पेस होता है, हाँ हो सकता है एयर में। एयर हाँ होता है तो करेक्ट ऑप्शन है। एयर हैज़ वेट, एयर में वेट भी होता है।
एयर इज़ नॉट प्रेजेंट इन द सॉइल, नहीं। देखो अगर पौधे सांस लेते हैं, अगर सॉइल में एयर नहीं होती तो सांस कैसे लेते, तो ये ऑप्शन गलत लग रहा है। और देख लेते हैं फोर्थ ऑप्शन, एयर प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन वाटर साइकिल, यस। देखो वाटर साइकिल के टाइम पे जब इवेपोरेशन होती है, जब भाप बन के जो पानी उड़ता है, तो उसमें तो एयर जो बहुत हेल्प करती है, तो ये ऑप्शन भी मतलब ये ऑप्शन भी ठीक लग रहा है कि हाँ भाई प्ले करती है, एयर जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वाटर साइकिल में। तो ये सारे ठीक ऑप्शन है, हमें गलत ऑप्शन चूज़ करना है, इनकरेक्ट। तो इसके लिए हमारा हो गया क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं 80 की, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट which of following represent correct matching of the organs of digestive system in the column A with the function in column B। अब वो कह रहा है कि कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। तो देखो सबसे पहले लीवर आया है। लीवर क्या है आपको पता होना चाहिए, प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं करता, यहाँ से जूस, बाइल जूस स्टोर नहीं होता इसमें, रिलीज द डाइजेस्टिव जूस इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में भी नहीं देता, ये अपना बाइल जूस ही देता है। ये मतलब बाइल जूस स्टोर नहीं होता लीवर में, बाइल जूस देता तो है। और या फिर लार्जेस्ट ग्लैंड, या आपने अच्छे तरह से बायो में बहुत लर्न भी किया होगा अपने बायो का क्वेश्चन पढ़ते वक्त, कि ये जो होता है वो एक लार्जेस्ट ग्लैंड है। तो आप ए का ऑप्शन हमारा होना चाहिए फोर्थ। तो ए का ऑप्शन अगर फोर्थ की बात करें तो हमारा कौन सा ऑप्शन ये शो कर रहा है कि ए जो है वो फोर्थ है। ये देख लेते हैं, ये देखो ए फोर्थ पे कहीं पे भी नहीं है, सिर्फ एक ऑप्शन नंबर थर्ड पे। अगर आप बहुत जल्दी में हैं क्योंकि आपका टाइम निकलता है, सीटेट में बहुत स्पीड दिखानी पड़ती है, और अगर आपको लग रहा है कि आपका पेपर छूट ना जाए, तो आप सिर्फ ए को भी देखिए, क्योंकि इससे पता चल जाएगा कि आंसर हमारा करेक्ट है। बाकी हम देख लेते हैं अभी। देखो स्टमक जो होती है उसमें जो है वो प्रोटीन डाइजेस्ट स्टार्ट हो जाता है, तो ये इसमें बी का ऑप्शन ही होना चाहिए, बी फर्स्ट इसमें ठीक आ गया हमारा। गॉल ब्लैडर में बाइल जूस स्टोर्ड होता है, सी का ऑप्शन सेकंड, यस सी का ऑप्शन सेकंड आ गया। पेनक्रिया जो होता है वो रिलीज डाइजेस्टिव जूस इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज करता है अपना जूस, तो हमारा ऑप्शन ठीक आ गया। अगर हम सीधा ये भी कर देते कि ऑप्शन नंबर 4 के लिए ए पे 4 कौन सा है, तो हम सीधा ए को देख के भी कर सकते थे। 81 पे अगर आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सेल इज ट्रू, सेल की जो बारे में कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। ऑल द सेल्स हैव न्यूक्लियस, ऑल द सेल्स हैव न्यूक्लियस, सारी सेल्स में न्यूक्लियस होता है, नहीं। देखो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बारे में आपने ज़रूर पढ़ा होगा, तो प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस जो होता है वेल डिफाइंड नहीं होता, नहीं भी होता, ठीक है। तो आप नहीं कह सकते कि न्यूक्लियस सब में ही होता है। ऑल सेल्स हैव आर राउंड इन शेप, मतलब सारी की सारी जो कोशिकाएं होती हैं वो मतलब राउंड होती हैं शेप में, ऐसा भी नहीं होता। आपने देखी होंगी प्लेटलेट्स होती हैं अलग अलग शेप की, WBC RBC, ये सारी जो सेल्स होती हैं उनकी शेप जो होती है वो अलग अलग होती है, तो सारी राउंड नहीं होती है, तो ये भी गलत ऑप्शन है। सेल्स ऑफ द टिश्यू हैव सिमिलर स्ट्रक्चर, अब ये देखो एक टिश्यू के अंदर जितनी भी जो सारी सेल्स होती हैं वो एक जैसे स्ट्रक्चर की, सेम स्ट्रक्चर की होती हैं, ये इसने बात ठीक बोली है। साइज ऑफ द सेल्स इज सेम इन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनिज्म, अब ये कह रहा है कि जो हमारे एक वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनिज्म में, जैसे हम ह्यूमन बीइंग वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं, उसके अंदर जितने भी जो साइज सेल्स की जो साइज़ होगा वो सब सेम होगा, रॉन्ग। देखो आपने हमारे अंदर देखा होगा कि जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हम एक ह्यूमन बीइंग हैं, हमारे अंदर जितनी भी सेल्स हैं वो कुछ सेल्स बहुत बड़ी होंगी, प्लेटलेट्स बहुत छोटी होती हैं, WBC अलग साइज़ की होती हैं, तो साइज़ जो होता है उनका सेम नहीं होता, तो ये भी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट ऑप्शन इन द क्वेश्चन नंबर 81 में। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्टली मैच्ड विद देयर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब रिप्रोडक्शन के लिए अब मैचिंग करनी है कि कौन से ऑर्गेनिज्म में किस तरह की रिप्रोडक्शन होती है। ईस्ट, वो कह रहा है कि ईस्ट में किस तरह से होती है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन नहीं, हम उनको उसको काट के नहीं उगा सकते, एक ऑर्गेनिज्म है ये। तो स्पोर फॉर्मेशन नहीं होती, स्पोर फॉर्मेशन का तो नाम सुनते ही याद आना जाना चाहिए कि फंजाइज जो होती हैं वो स्पोर फॉर्मेशन करती है। अब आप देखो ऑप्शन डी में सेकंड का होना चाहिए, ऑप्शन डी जो है कहीं पे भी 2 दिख रहा है, हाँ ये दिख रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर 2 ठीक होना चाहिए।
क्योंकि स्पोर फॉर्मेशन सिर्फ फंजाइज करती हैं। और बाकी अगर आपको ये और चेक करना है तो आप कर सकते हैं कि फ्रेगमेंटेशन और बडिंग, जो बडिंग जो होती है वो ईस्ट ही करते हैं। तो कुछ स्पेशल आपने बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं बायो में कि आप कौन सी रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो किस उससे होता है। तो ए के लिए आप 4th पे जाएंगे। तो 82 का ऑप्शन जो है सेकंड करेक्ट लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 83, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर डिप्लीशन, देखो कितना बड़ा खतरा है हमारे एनवायरनमेंट के लिए जो ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहा है। तो इसे मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, ये तो हमारे नहीं ऐसा कुछ कर रही हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, ये और एज अ पॉल्यूटेंट तो हैं, बट ये कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट पौधा घर प्रभाव देती है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, देखो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एसिड रेन भी नहीं है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है वो ओजोन डिप्लीट करता है। 84, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिप्रेजेंट कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ देखनी है हमें, बाकी जो हमारी हार्मोनल डिजीज़ या डेफिशिएंसी डिजीज़ हैं उनको पहचानना है और उसके बाद अपने करेक्ट ऑप्शन पे पहुंचना है। डायबिटीज़, देखो डायबिटीज़ जो है वो शुगर, मतलब जिसको हम कहते हैं जिसको हार्मोन्स ये नहीं निकलता है जब, तब उससे हो जाती है, ये नहीं हो गया। टाइफॉइड जो है वो इन्फेक्शन हो सकता है, एक मलेरिया भी इन्फेक्शन है, एनीमिया एक डेफिशिएंसी है, ठीक है। तो एक डेफिशिएंसी डिजीज़ को नहीं लेना है इसमें, तो ये वाला ऑप्शन इसमें डेफिशिएंसी डिजीज़ है तो इसको कट करो। एनीमिया और स्कर्वी, ये विटामिन मतलब आयरन से होती है और ये विटामिन सी से होने वाली डेफिशिएंसी डिजीज़ है, इन दोनों को भी कट करिए। टाइफॉइड, मलेरिया, एनीमिया, इसमें फिर एनीमिया आ गया जो कि आयरन की डेफिशिएंसी से होता है, इसको भी कट कीजिए। टाइफॉइड, स्वाइन फ्लू, मलेरिया एंड द पोलियो, ये सारी इन्फेक्शस डिजीज़ हो सकती हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़ हो सकती हैं। तो ऑप्शन नंबर 4th पे जा सकते हैं आप, क्योंकि जो भी डिजीज़ डेफिशिएंसी से होती है वो कभी फैलती नहीं है। कम्युनिकेबल का डिजीज़ का मतलब यही है कि जो डिजीज़ फैलने वाली होती है, जो स्प्रेड हो जाती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85 हम रीड कर लेते हैं इधर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ द नेचर ऑफ साइंस। कौन सा ऑप्शन जो है वो नेचर ऑफ साइंस के लिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द नेचर ऑफ साइंस, नेचर ऑफ साइंस के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है। नॉट ट्रू मतलब साइंस किस तरह से होती है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन ये बता रहा है कि साइंस इज ऑलवेज टेंटेटिव। साइंस हमेशा टेंटेटिव होती है, मतलब उसके ऊपर हाइपोथेसिस कर सकते हैं हम, हाँ सोच सकते हैं। जैसे हमने जैसे देखा किसी के दांत जो है वो बहुत कमज़ोर है, मसूड़े उसके खून आ रहे हैं उसके मसूड़ों में, तो हम ये सोच सकते हैं कि हाइपोथेसिस, मतलब इसमें हम वैसे तो रिसर्चेज में देखते हैं पर हम एक छोटा सा एग्जांपल लेके दे रहे हैं कि हम अपना जो सिम्टम्स के अकॉर्डिंग या उसके अकॉर्डिंग हम हाइपोथेसिस अपने लगा सकते हैं, अनुमान लगाया जा सकता है। तो ये साइंस जो होती है वो हमेशा हाइपोथेसिस पे काम करती है, ठीक है, अनुमान पे काम करती है। साइंस प्रमोट्स ससेप्टिसिज्म, मतलब साइंस में हम ससेप्टिसिज्म, जैसे हम कहते हैं हर चीज़ को संदेह के पैमाने से लेकर चलते हैं कि जब तक हम किसी चीज़ पे संदेह नहीं करेंगे, शक नहीं करेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये जो है ऑप्शन ये भी सही लग रहा है, ससेप्टिसिज्म। कि आपको ये टर्म्स जो है ना ये समझ आनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है कि छोटी छोटी जो टर्म्स होती हैं ये आप अपने साइंस पेडागोजी में जो टर्म्स यूज़ की जाती है वो आप समझ के फिर आगे चलें। साइंस इज़ अ प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज। साइंस से कंस्ट्रक्टिंग, साइंस ही तो कंस्ट्रक्ट कर रही है ज़्यादातर। साइंस में क्या है, कंस्ट्रक्शन ही तो सीख रहे हैं हम, हर चीज़ को एक्सपीरियंस लेकर बना रहे हैं या सीख रहे हैं, कर रहे हैं। तो ये कंस्ट्रक्शन जो होती है वो साइंस में करी जाती है। ये भी ठीक है, मतलब तीनों ऑप्शन जो है वो साइंस के लिए बहुत अच्छे दिए गए हैं, बहुत सही दिए गए हैं। साइंस इज़ स्टैटिक इन नेचर, मतलब साइंस जो होता है वो स्टैटिक होता है नेचर में। तो ये आप कह सकते हो कि साइंस जो होता है वो रुकती नहीं है। स्टैटिक मतलब मतलब उसका जो होता है एक नेचर ऐसा नहीं है कि रुकाव वाला नेचर नहीं है, वो हमेशा अनस्टैटिक है। तो अगर यहाँ पे अनस्टैटिक लिखा होता तो ठीक होता है, पर ये स्टैटिक लिखा हुआ है इसलिए गलत है। ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन नंबर डी पे ही हम जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 86, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डेवलप्ड बाय साइंस। साइंस से क्या क्या डेवलप्ड होता है। इक्विटी आती है, साइंस एटीट्यूड आता है, वो साइंस का एक एटीट्यूड बन जाता है। हमने एटीट्यूड और एप्टीट्यूड पे भी एक बहुत अच्छी वीडियो बना रखी है, आप वो जाके देखा है, उससे आपको समझ आ जाएगा एटीट्यूड और एप्टीट्यूड होता क्या है।
साइंटिफिक टेम्पर आता है, यस, टेम्परामेंट बढ़ जाता है कि साइंटिफिक मतलब साइंटिफिक टेम्परामेंट आता है, क्योंकि इतने ज़्यादा पेशेंस आ जाते हैं प्रैक्टिकल्स कर करके, तो वो टेम्परामेंट बढ़ा ही देता है, उसके पेशेंस को बढ़ा देता है मतलब। और स्टैटिक माइंड हो जाता है, स्टैटिक माइंड तो बिल्कुल भी नहीं होता, अभी हमने बात करी थी, यहाँ पे स्टैटिक माइंड नहीं होता है, यहाँ पे अनस्टैटिक रहते हैं, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं साइंस वाले बच्चे, और बहुत ज़्यादा मतलब मेहनती भी होते हैं, और अपना माइंड मतलब एडजस्टेबल भी बहुत ज़्यादा होते हैं, हर चीज़ को सिचुएशन को समझ के काम करते हैं। तो स्टैटिक माइंड तो हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर डेवलप्ड बाय द साइंस, साइंस से कौन कौन सी चीज़ें डेवलप होंगी, तो आप ये देखोगे कि साइंस से हमारी इक्विटी भी आ गई है, हम एक दूसरे को मतलब बराबरी के उस पर लेके चलते हैं, उसके अंदर एटीट्यूड भी आ गया, टेम्परामेंट भी आ गया, ABC। तो आपका जो होगा ये ABC ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। ओके, 87 पे आ जाते हैं। द रोल ऑफ द साइंस टीचर शुड बी टू, मतलब एक साइंस टीचर का रोल क्या होना चाहिए, वो एनकरेज करे, प्रोत्साहित करे अपने सारे स्टूडेंट्स को, लर्नर्स को, टू फ्रेम क्वेश्चंस ऑफ द हाई कॉग्निटिव एबिलिटी, मतलब कुछ बड़े बड़े क्वेश्चंस बनाए, मतलब बहुत बड़े बड़े सोच के क्वेश्चंस बनाए, इस तरह से उसको एनकरेज करना चाहिए। मतलब बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा बड़ा बड़ा सोचे, मतलब ऐसा कुछ है, इतना नहीं होता कि हाँ भी बच्चे को जितना हम समझा रहे हैं उतना ही समझ ले, वो बहुत होता है। प्रोवाइड द रिच वैरायटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, हाँ ये तो ज़रूरी है कि उसको जो है वो एक टीचर जो है वो एक्सपीरियंस, अनुभव जो है वो हर तरह का एक्सपीरियंस उसको करवाती रहे। प्रोवाइड प्रोडक्ट बेस्ड टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट टू द लर्नर्स, मतलब उसको जो है वो एक ऐसा शिक्षण और एक ऐसी सीख दे बच्चे को, ताकि उसे प्रोवाइड प्रोडक्ट बेस्ड टीचिंग लर्निंग, मतलब उससे जो है उसका प्रोडक्शन भी जो बढ़ जाए, तो ये भी ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 दोनों ठीक हैं, बट सबसे मोस्ट सूटेड कौन सा है, जो इसमें से आपको वो चूज़ करना है ना। प्रोवाइड द प्रोडक्ट बेस्ड टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट टू द लर्नर, मतलब एक लर्नर के लिए वो इस तरह से कि उसकी प्रोडक्शन बढ़े, उसको एक्सपीरियंस उसने करवा दिया, तो मतलब और भी कुछ इस तरह से चीज़ें, उसकी कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर कर दे, उसको समझा भी दे, लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन सब कुछ करके उसका प्रोडक्शन बढ़ाना है, ताकि बच्चा अपने काम खुद कर पाए। तो सबसे ऑप्शन नंबर 3 जो है मुझे ज़्यादा सूटेबल लग रहा है। एंड द गाइड लर्नर्स टू प्रैक्टिस द मेमोराइजेशन, मतलब रट्टा मारता रहे, वो मेमोराइजेशन करता रहे, मतलब इस चीज़ पे हम प्रैक्टिस करवाएं बच्चे की, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट और 4 तो बिल्कुल ही गलत है। ऑप्शन नंबर 2 और 3 जो थोड़े ठीक लग रहे थे, पर हमने जो है वो 3 को चूज़ किया, क्योंकि इसमें प्रोडक्शन बढ़ाने की बात कर रही है कि बच्चा अपना कुछ प्रोडक्शन किस तरह से बढ़ा सकता है, अपना कैसे लर्निंग को बढ़ा सकता है, अपनी चीज़ें बनाना कैसे सीख सकता है, इंडिपेंडेंट कैसे बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 88 पे अगर हम आ जाते हैं, एज पर द NCF 2005 गुड साइंस एजुकेशन शुड बी, एक गुड साइंस एजुकेशन किस तरह से होनी चाहिए NCF 2005 के अकॉर्डिंग, मतलब ट्रू टू लर्नर, मतलब बच्चे के हिसाब से ठीक रहे, बस वो बच्चा अगर करना चाहता है ठीक है, नहीं करना चाहता तो ठीक है, मतलब ट्रू टू लर्नर के हिसाब से ठीक रहे, ट्रू टू एनवायरनमेंट ऑफ द लर्नर, एनवायरनमेंट के हिसाब से ठीक रहे, ट्रू टू टीचर जो करना चाहती है बस वो करवाती रहे। ट्रू टू साइंस, मतलब साइंस में जो होनी चाहिए चीज़ें वो उसी हिसाब से हो, और उसकी जो फुलफिलमेंट है, मतलब जो उसकी रिक्वायरमेंट है साइंस को, जैसे आज हमने जर्मिनेशन चैप्टर पढ़ाया है, या हमने आज इलेक्ट्रिसिटी समझाई है, मतलब जो भी साइंस डिमांड कर रही है कि इसको ये चैप्टर समझाना है, तो उसको वो चैप्टर समझ आ जाना चाहिए। तो NCF 2005 ये कहता है कि साइंस की जो भी डिमांड्स है वो पूरी हो जानी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसमें देखो, अगर देखो सब कुछ ठीक लग रहा है, अगर हम ढंग से, अगर हम कन्फ्यूज़ इतना हो जाते हैं जब हम CTET का पेपर कर रहे होते हैं, इतना जल्दी में करते हैं और इतने ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं, तो उसमें कन्फ्यूज़न इतनी ज़्यादा हो जाती है। पर आपका अगर NCF 2005 एक बार आप देखेंगे, अगर हम टाइम मिलेगा तो हम ज़रूर इसको थ्योरेटिकली जो उसका कॉन्सेप्ट है NCF 2005 का वो भी क्लियर कर देंगे आपको। पर इसमें अभी हम ये देख लेते हैं कि हमें ये भी देखना है कि जो साइंस जो है वो साइंस की तरह पढ़ाई जाए, उसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए बियॉन्ड, मतलब लर्नर और टीचर में। टीचर का भी और नहीं पढ़ाना चाहती है तो उसको छोड़ो, आप लर्नर नहीं पढ़ना चाहते उसको भी छोड़ो, पर हमारा कम से कम जो साइंस का जो एक टॉपिक है वो तो क्लियर हो जाए। तो ऑप्शन नंबर D आप सही कर देंगे। कंडक्टिंग अ सर्वे ऑन द अवेयरनेस ऑफ पीपल अबाउट द सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन इन द लर्नर लोकेलिटीज़,
मतलब अब वो कह रहा है कि एक सर्वे किया गया है अवेयरनेस ऑफ पीपल्स के लिए अबाउट द सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। मतलब सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन मतलब क्या क्या हो सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉग्निटिव प्रोसेस विल बी मोस्ट एसोसिएटेड विद द अबव लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैविंग द एक्शन वर्ब कंडक्टिंग। तो इसके लिए मतलब उस सर्वे में क्या करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, मतलब उसका कॉग्निटिव प्रोसेस मतलब उसकी ज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को किस तरह से बढ़ाया जा सकता है। विल बी मोस्ट एसोसिएटेड विद द अबव लर्निंग ऑब्जेक्टिव। मतलब इनमें से कौन से मतलब ये हमने सर्वे जो हमने समझाया है उसमें से कौन सा एक्शन वर्ब कंडक्ट करने। तो क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। 2 मिनट मतलब 1 सेकंड और लग जाए पर आपको क्वेश्चन देखो। कंडक्टिंग अ सर्वे ऑन अवेयरनेस ऑफ द पीपल अबाउट द सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन पे एक सोर्स मतलब सर्वे किया गया है और उसके हिसाब से आपको क्या करना है, इसमें कॉग्निशन प्रोसेस किस तरह से बढ़ाया जाए, उसका ज्ञान कैसे बढ़ाया जाए इसके लिए। तो इसके लिए आई थिंक आपको ये क्वेश्चन क्लियरली दिखा या नहीं दिखा, हाँ अब दिख रहा है, ठीक है। कंडक्टिंग अ सर्वे ऑन द अवेयरनेस ऑफ पीपल। तो इसके लिए अप्लाई कर दें बस उसको, जो भी हमने कहा है कि इससे एयर पोल्यूशन बहुत बढ़ रहा है तो इसको हटा दो या इसको लगा दो, वो करना ठीक रहेगा। रिमेंबरिंग मतलब उसको याद करवा दें ये बात, या अंडरस्टैंडिंग करवाएं, उसको समझाएं ये बात कि इससे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ रहा है तो इसको ना किया जाए। तो अंडरस्टैंडिंग करवाना बहुत ज़रूरी है। या क्रिएटिंग, या सिर्फ क्रिएट करवा दें, नहीं, अंडरस्टैंडिंग करवाना। किसी भी कॉन्सेप्ट को अगर आप अवेयरनेस फैला रहे हो तो अंडरस्टैंडिंग समझाना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 90 की अगर हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी कैन बी मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर इन्वॉल्विंग लर्नर्स इन द टीचिंग लर्निंग ऑफ द साइंस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी, कौन सी स्ट्रेटेजी से मतलब अप्रोप्रिएट रहेगी लर्नर के लिए जब हम साइंस उसको पढ़ा रहे होते हैं। एनकरेजिंग द लर्नर्स टू डू ग्रुप असेसमेंट करवाएं, रीडिंग अ साइंस बुक पढ़ाते रहें, क्लैरिफाई द हार्ड स्पॉट ऑफ लर्नर, जो मुश्किल वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो उसको समझाते रहें, या वर्किंग ऑन एंगेजिंग द लर्नर्स फर्स्ट, या फिर उसको जो लर्नर्स को एंगेज रखें पढ़ाई में। क्या होना चाहिए, तो आपको दिख रहा होगा कि हाँ भाई एनकरेजिंग द लर्नर्स टू डू ग्रुप असेसमेंट, कि ग्रुप असेसमेंट पे फोकस करना चाहिए। हाँ करना चाहिए, क्यों? क्योंकि ग्रुप असेसमेंट से जो भी साइंस के जितने भी जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होती हैं वो पूरी हो जाती हैं। ग्रुप असेसमेंट से बच्चा जो है टेम्पर मतलब साइंटिफिक टेम्पर भी आता है, एक जैसा जो प्रोजेक्ट वर्क हम करवाते हैं या लेबोरेटरी वर्क जो करवाते हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इकट्ठे ही दिखानी या करवानी होती हैं। तो इसको एनकरेज करना चाहिए कि ग्रुप असेसमेंट पे जो है, क्योंकि देखो बाकी ऑप्शन जो है वो इतने अच्छे हैं ही नहीं। अगर हम कुछ देखें, रीडिंग अ साइंस बुक, कि एक साइंस बुक पढ़ता रहे बच्चा, क्लैरिफाइंग द हार्ड स्पॉट ऑफ द लर्नर, और वर्किंग ऑन एंगेजिंग द लर्नर फर्स्ट, मतलब उसको सिर्फ लर्नर को एंगेज मतलब याद करने पे मतलब वर्किंग ऑन एंगेजिंग द लर्नर फर्स्ट, मतलब उसको उसमें तो लर्न कर में एंगेज करते रहे। तो ये ऑप्शन बहुत ही अनसुटेबल से लग रहे हैं ना, कोई रेलिवेंट नहीं है कोई भी ऑप्शन, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए पे हम जाते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो गया। अच्छा, ये हमारे जो 30 क्वेश्चन साइंस पेडागोजी के हुए हैं, ये इनकी स्पीड जो है आपको पेपर में बहुत ज़्यादा रखनी है। मतलब सिर्फ आप थोड़ा सा मतलब कॉन्सेप्ट जैसे आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, थोड़ा सा आप पढ़ते ही आप समझ जाएंगे ये क्वेश्चन जो है वो किस चीज़ से रिलेट करना चाह रहा है, एक इसका रेलिवेंट आंसर क्या होना चाहिए। बस एक तो क्वेश्चन की रीडिंग जो होनी चाहिए बहुत एक्यूरेट होनी चाहिए। ये नहीं हो कि आप क्वेश्चन जो पढ़ रहे हैं वो इनकरेक्ट ऑप्शन वो मांग रहा है और आपने करेक्ट पढ़ लिया कि करेक्ट मुझे तो मार्क करना है, तो फटाफट करेक्ट को मार्क कर दो। एक क्वेश्चन की रीडिंग बहुत ही करेक्ट होनी चाहिए, एक्यूरेटली होनी चाहिए, आंखें खोल के ध्यान लगा के पढ़ना है आपको क्वेश्चन को। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि स्पीड इतनी होनी चाहिए कि क्वेश्चन ठीक पढ़ा जा सके, और उसके जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चंस हैं, तो आपका जो सीटेट है एकदम इजीली क्लियर हो जाएगा। कोई मुश्किल काम नहीं है, और सीटेट अच्छे मार्क्स भी इवन आ जाते हैं अगर आप ढंग से अच्छे से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो प्रैक्टिस इज़ द मेन इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो आपने ये सुना होगा। ओके, थैंक यू।